किसी ने क्या खूब कहा है कि यूं ही नहीं होती हथेली के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत को बनाया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजीआई कोचिंग सेंटर में। आज ये आपके इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए जो बच्चे फिजिक्स में तैयारी कर रहे हैं उसका ये दूसरा वीडियो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, जिसमें आप बोर्ड 2025 के अंदर जिन बच्चों का कंपार्टमेंट फिजिक्स के अंदर लगा है या जो बच्चे इम्प्रूवमेंट देना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है ना, तो उसी एग्जामिनेशन को लेकर के उसी को मद्देनजर रखते हुए कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के ये वीडियोस हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए। पूरी एक सीरीज है, टेंशन ना लेंगे आप लोग, और पूरा का पूरा सीरीज आप हमारे साथ कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा कोर्स आप हमारे साथ करेंगे एजीआई कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। बस इसके बदले आप करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करना है जो लोग कंपार्टमेंट की या इम्प्रूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। कल के वीडियोस के अंदर हमने जो है आप लोगों को बता दिया था वैद्युत क्षेत्र के बारे में, यानी पहला चैप्टर जो है चल रहा था उसके अंदर हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज बात बढ़ते हुए आगे चल रही है। कल हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी बता दिया था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बता दिया था। लास्ट वीडियो नहीं देखा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, दो स्थितियों में ये ज्ञात करी जाती है। पहली अक्षीय स्थिति, ठीक है ना, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक अक्षीय में होती है और एक होती है निरक्षीय स्थिति में। दो स्थितियां होती है इसकी, ठीक है ना, दोनों इंपोर्टेंट हैं, केवल इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे, ठीक है ना। तो अक्षीय देखिए क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब समान और विपरीत आवेश, समान व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, अल्प दूरी को अपन इतना मानते हैं 2l मान लेते हैं, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका नाम है ए बी, इसका एक मध्य बिंदु है O, और इस मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्षीय बिंदु जो होता है जिस अक्ष पर ये रखा है उसी अक्ष पर आगे की तरफ बिंदु मान लिया जाता है, ये बिंदु P है। एक अकेला आवेश अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये आवेशों का युग्म है यानी आवेशों का जोड़ा है, तो 100% गारंटी है दोनों के दोनों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे होंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और इसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पर परिणामी यानी कि पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे और दूसरे कारण वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और टोटल वैद्युत क्षेत्र हम लोग जो है बिंदु P पर बताएंगे, ठीक है ना। तो बड़े ही आसानी से इसकी भाषा लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश स्थित है, ठीक है ना। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है दोनों आवेशों की वजह से, ठीक है। पहले हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए पहला वाला जो आवेश है वो E1 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और आप जानते हैं कोई बिंदु आवेश है Q, उससे R दूरी पर एक बिंदु है P, किसी भी आवेश से हमें थोड़ी सी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र बताना है, तो क्या होता है वो हमने आपको बताया था, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² होती है।
आर वो दूरी है जिस दूरी पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे E1 के कारण जब हम निकाल रहे होंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकाल रहे होंगे हम लोग, तो हम लोग सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन ये दूरी का वर्ग, यानी कि आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जिस पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। देखिए ये मध्य बिंदु है ओ, ये पूरी दूरी 2L है, मैं इसको L और L करके दो भागों में बांट सकता हूं, ठीक है। मुझे दूरी अब क्या चाहिए, AP, क्योंकि मैं प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा हूं, तो दूरी का वर्ग करना है नहीं करना है हमें, AP का वर्ग, दूरी का वर्ग, उस दूरी का वर्ग जिस दूरी पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो A से P तक की डिस्टेंस AP हम लोगों ने मान ली AP का स्क्वायर कर दिया। AP है कितना भाई, देखो AP दो टुकड़ों में है हमारे पास, सीधा AP नहीं है हमारे पास। देखो पहले O से P तक का डिस्टेंस है R और O से A तक का डिस्टेंस है L, तो R प्लस L यहाँ की डिस्टेंस है AP, ठीक है ना। AP का जो डिस्टेंस हो गया वो R प्लस L है, अपन यहाँ यूज कर लेंगे उसको Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब माइनस के कारण बताएंगे, तो फिर से वही सूत्र लगाएंगे हम, बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बताई थी हमने, E बराबर यानी कि E2 लिख देंगे इसके कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन और डिस्टेंस ले लेंगे BP स्क्वायर, क्योंकि अब बिंदु B से P पर बताना है हमें, तो दूरी क्या होगी B से P तक की BP कितनी होगी डिस्टेंस हमारे पास, O से P तक की डिस्टेंस है R, देखिए यहां से यहां तक है R, ठीक है, कंप्लीट डिस्टेंस है R, हमें चाहिए सिर्फ इतनी डिस्टेंस, तो इतनी डिस्टेंस को पीछे हटा दूंगा, पूरी डिस्टेंस है R और ये L है इतनी, R में से L को अगर मैं हटा देता हूं, अगर इस पूरी में से डिस्टेंस को मैं हटा दूंगा तो मेरे पास BP की डिस्टेंस बच जाएगी, ठीक है ना। BP आ जाएगा R माइनस L 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ये दूसरी बात बन गई। अब ये आया है हमारे पास में दोनों अलग अलग आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, अलग अलग आवेशों के कारण, इसके कारण आई है अलग अलग के कारण, लेकिन हमें चाहिए दोनों की एक साथ, यानी कि परिणामी तीव्रता चाहिए हमें, क्या चाहिए, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता के लिए हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि का मतलब परिमाण और दिशा दोनों होती है। इनके परिमाण हमने निकाल लिए बिंदु P पर, E1 और E2 दोनों के हमने परिमाण निकाल लिए हैं। परिणामी अगर हमें चाहिए, रिजल्टेंट अगर हमें चाहिए, तो हमें चाहिए इनकी डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आप सिंपली याद रखेंगे प्लस के कारण हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर की तरफ लेते हैं और माइनस के कारण हमेशा माइनस की ही तरफ लेते हैं, ठीक है। प्लस के कारण बाहर हो जाएगी E1, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना था, E1 था, तो E1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, और माइनस के कारण E2 यानी कि माइनस के क्यू की तरफ ही हो जाएगी। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट आ रही है बिंदु P पर। जब कभी भी दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं, क्या याद रखना है, जब कभी भी दो सदिश विपरीत दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी जो आता है वो बड़े में से छोटे को घटा करके आता है, और डायरेक्शन भी जो बड़े की होती है, यानी मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा होता है, जिस भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ऐसे समझिए आप लोग, एक तो ए वेक्टर है इस तरफ और एक बी वेक्टर है इस तरफ, तो इसका परिणामी क्या होगा, मान लीजिए अगर बी बड़ा है तो बी माइनस ए, और अगर ए बड़ा है तो ए माइनस बी, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर ये कहलाएगा, ठीक है, जब विपरीत हो तब। अब उसके बाद में मैं इनकी बात करता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, क्या करना है, बड़े में से छोटे को। अब यहाँ में देखना होगा परिणाम के हिसाब से कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब हम कहेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता आएगी E, जो कि आएगी बड़े में से छोटे को माइनस करके। अब इन दोनों में हमें देखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए R प्लस L मतलब कि हर जो आएगा वो बड़ा आएगा, मान लेते हैं 1/8 और 1/5, इन दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, तो बड़ी है 1/5,
हर जिसका छोटा वो भिन्न बड़ी होती है, हर जिसका बड़ा वो भिन्न छोटी होती है। तो देखिए आर प्लस एल करेंगे आप और आर माइनस एल कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है दोनों का, बट हर में जो आर प्लस एल है, प्लस करेंगे आप दो राशियों को तो एक बड़ी राशि आएगी, दो राशियों को आप घटाएंगे तो एक छोटी राशि आएगी। तो छोटा हर जिसका है वो भिन्न बड़ी है, यानी कि E2 का मान बड़ा है, E1 का मान छोटा है। तो अपन E2 माइनस E1 कर लेंगे और हमारे लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अक्षीय बिंदु पर आ जाएगी। ठीक है, E2 माइनस E1 करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1/4πε0 एंड क्यू, ये इतना तो कॉमन है दोनों के अंदर, 1/4πε0 1/4πε0 एंड क्यू। अंदर क्या बचेगा, E2 का बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर एंड माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात रही। अब इस तरीके से ही अब इसको कर लेना है बस मैथमेटिकली सॉल्व, और आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसे इधर फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, r माइनस एल एंड r प्लस एल। स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो दोनों पर एक साथ स्क्वायर को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, ओपन करेंगे भैया इसको, इस तरीके से ओपन करना है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हमें लगाना है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ एक बार तो दोनों राशियां जुड़ रही हैं और एक बार दोनों राशियां घट रही हैं, ऐसा ही एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं एक एक करके, आप देखते रहेंगे। E बराबर में ये आ रहा है 1/4πε0 इंटू क्यू, यानी यहाँ पर r प्लस एल है तो r प्लस एल का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हुए, यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 इंटू पहला फिर दूसरा, माइनस करके इसको ओपन करेंगे, माइनस माइनस लगा हुआ ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, क्या होता है पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन में दोनों कैसे हैं, एक बार दोनों घट रहे हैं एक बार दोनों जुड़ रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला लग जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और होल स्क्वायर इस पर चल रहा है पहले से। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे अपन। ई बराबर में 1/4πε0 इंटू क्यू, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस अंदर जाएगा बेटा तो ये साइनों को चेंज कर देगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस के 2rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास में 1/4πε0 क्यू, यहाँ पर 2rl हो जाएगा 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बेटा r इज मच ग्रेटर देन l, देन आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। इस केस में r बहुत ही बड़ा है, r क्या है, बहुत बड़ा है, ऐसे क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म दूरियां हैं और ये दूरी थोड़ी सी ज्यादा है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जैसे कि 2 जो है वो 0.1 से बहुत ज्यादा है, अगर मैं इनका स्क्वायर और करूं, 2 का स्क्वायर करूंगा 0.1 का स्क्वायर, तो 2 का हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 0.01। तो आप देख रहे होंगे स्क्वायर होने पर छोटी राशि और छोटी हो गई, बड़ी राशि बढ़ गई। इस केस में आर स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जब छोटी राशियां होती हैं तो इन्हें हम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, बहुत छोटी राशि है इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो एल स्क्वायर को हम छोड़ देंगे यहाँ पर, केवल एल स्क्वायर को, एल को नहीं, केवल एल स्क्वायर को। ठीक है ना, 2 इंटू, मैं इस 4 को 2 बार काट लेता हूँ, 2 इंटू 2l, 2 इंटू 2l, 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्यू इंटू 2l बन गया, इंटू में एक आर और है, यहाँ पर हम एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगी, यानी कि हो जाएंगी 4 पावर। ठीक है ना, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पावर, एक पावर कट जाएगी बेटा। ई बराबर में 1/4πε0 और ये बचा 2 इंटू क्यू इंटू 2l अपॉन में आर क्यू, आर क्यू। ठीक है, क्योंकि आपने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपने क्या पढ़ रखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर पढ़ रखा है Q इंटू 2l। तो भैया ये आ जाएगा 1/4πε0, Q इंटू 2l की जगह पर रख देंगे हम P।
2p/r³। और इसी को हम बोलेंगे ई अक्षीय। क्या बोलेंगे? इसी को हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इसका परिणाम आ गया। अगर हम परिणामी दिशा की बात करेंगे, परिणामी दिशा किधर होगी देखना। अभी आपने कहा ना E2 बड़ा है, तो परिणाम इसके हिसाब से बचेगा, बड़े में छोटे को घटा करके डायरेक्शन भी बड़े की तरफ बचेगी हमेशा। परिणामी दिशा E2 की तरफ है। E2 किधर है? माइनस से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होगी। ठीक है ना? परिणामी दिशा किधर होगी? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। इतनी सी बात थी इसके अंदर। आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं साथ ही साथ। एग्जाम्स में पूछा गया है ये। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे निरक्षीय स्थिति की। ठीक है, अब इसके बाद में बात आएगी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम लिख देंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं आपके सामने। अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति पर। देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव है मेरे पास, ये रहा, जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश स्थित है। माइनस क्यू और प्लस क्यू यानी कि समान और विपरीत आवेश स्थित होना चाहिए। समान और विपरीत आवेश हो अल्प दूरी पर। बीच की दूरी कितनी ले लेते हैं अपन? 2l। निरक्षीय बिंदु जो होता है बेटा, वो मध्य बिंदु से 90 डिग्री पर ऐसे इस तरफ 90 डिग्री बनाते हुए इस तरफ जो पॉइंट होगा निरक्षीय, यानी दूसरी अक्ष पर जो बिंदु होगा उसको निरक्षीय बिंदु कहते हैं। दोनों के दोनों आवेश यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे होंगे। पहला आवेश भी करेगा, दूसरा भी करेगा, तो कुल वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? कुल वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पे बताना, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को यहाँ बतानी है। सेम वही, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर, मध्य बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से वही कि प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर हमने बिंदु पी ले लिया है। ठीक है ना? तो ये दूरी पूरी 2l है बेटा, तो इसको हम l लेंगे यहाँ से यहाँ तक, a से o तक, ऐसे ये भी l। ये वाली डिस्टेंस क्या आ जाएगी फिर? 90 डिग्री बनाते हुए ये पाइथागोरस प्रमेय से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसे ही ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर हम निकाल रहे होंगे, तो 1/4πε0 एंड क्यू अपॉन प्लस क्यू के कारण कहाँ पर निकाल रहे हैं हम? पी पर, तो डिस्टेंस आएगी बीपी। डिस्टेंस क्या आएगी यहाँ पर? बीपी, बीपी का स्क्वायर। अब बीपी है कितना डिस्टेंस? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में। मगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो भाई रूट का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम माइनस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर एपी स्क्वायर हो जाएगा, और एपी है कितना है? एपी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इस पर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ये दो समीकरण हम लोगों के सामने आ गए। अब बिंदु पी पर हमें परिणामी तीव्रता बतानी है, तो उसके लिए देखना जरा, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डायरेक्शन की। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें डायरेक्शन की, दिशा की हमें जरूरत पड़ेगी। अब तो दिशा के लिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की ओर। डन। प्लस क्यू के कारण किधर होती है डायरेक्शन? बाहर की ओर। और माइनस के कारण किधर होती है? माइनस क्यू की ओर। तो ये मान लीजिए प्लस के कारण E1 वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, ये E1 की डायरेक्शन है, और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था E2। ठीक है, कितना उत्पन्न हो रहा था? E2। ये E2 की डायरेक्शन है, की डायरेक्शन आ गई है E2 की। ये E1 की डायरेक्शन है, ये E2 की डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमें चाहिए भाई इनकी परिणामी दिशा। अब दो वेक्टर कभी भी इस तरीके से होते हैं भैया, एक दूसरे से कुछ भी एंगल बनाते हुए हो, मान लीजिए ये थीटा एंगल है, मैंने यहाँ पर इसके लिए एक पैरेलल लाइन खींची, ठीक है ना, यानी कि इसको हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जब ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा?
थीटा होगा, या यूं कह लीजिए ये थीटा तो संगत कोण के कारण ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। ठीक है, बिल्कुल 90 डिग्री पर है तो दोनों एंगल हम सेम मानेंगे, डिस्टेंसेस सेम है भाई, दूरियां सेम है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या फिर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी कि ये भुजाएं बराबर है तो ये कोण भी बराबर होंगे। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के हिसाब से। तो ये एंगल थीटा है भैया, तो इसको हम आप अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर थीटा एंगल पर झुका हुआ है तो इसके दो परिणाम होते हैं। पहला होता है क्षैतिज घटक, ठीक है, इस तरीके से कोई भी वेक्टर थीटा एंगल पर है, इसके दो मान होते हैं, एक हो जाता है क्षैतिज घटक में और दूसरा हो जा, ये तो क्षैतिज घटक हो गया, अब ये ऊर्ध्वाधर घटक, दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, मान लीजिए ए वेक्टर है, ए वेक्टर के लिए क्षैतिज घटक क्या होता था, ए कॉस थीटा। हमेशा ध्यान रखना क्षैतिज घटक हमेशा कॉस थीटा लेकर के आएगा। वैसे क्यों लाएगा, मैथमेटिकली आप जानते हैं ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है ना, हमारे पास कर्ण है, आधार चाहिए, कर्णवृत्तीय आधार मतलब कॉस से संबंध होता है। ऐसे ही ऊर्ध्वाधर घटक की अगर हम बात कर रहे होंगे तो वो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू ए साइन थीटा, चाहे इसको कह लो चाहे इधर की तरफ कह लो, बात एक ही है। ठीक है, तो ऐसे E1 को अगर अपन चेंज करेंगे तो ये तो इसके लिए क्षैतिज घटक का काम करेगा, ये ऊर्ध्वाधर का काम करेगा। ऊर्ध्वाधर जब भी आए वो साइन थीटा लेकर के आएगा, क्षैतिज जब भी आए वो कॉस थीटा लेकर के आएगा। हमेशा के लिए शॉर्टली याद रखना, खास करके मेरे बायोलॉजी के वीर जो हैं। ठीक है, सेम E2 भी मेरा थीटा एंगल पर झुका हुआ है, ये इसके लिए ऊर्ध्वाधर घटक का काम करेगा जो कि होगा E2 साइन थीटा, और सेम ये क्या होगा E2 cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों वेक्टर्स को क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक में हम लोगों ने यहाँ पर इसको विभाजित किया। और एक चीज हमने यहाँ पर नोटिस करी कि E1 और E2 की जो वैल्यूज है वो सेम है। E1 E2 की वैल्यूज कैसी हैं, दोनों की दोनों सेम है। E1 E2 की वैल्यू सेम है बेटा, तो डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जो आपके ऊर्ध्वाधर घटक हैं ये कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको नहीं देंगे, और इनकी डायरेक्शन सेम है। सेम डायरेक्शन अगर वेक्टर्स की होती है तो उनका परिणामी दोनों वेक्टरों का योग होता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि बिंदु पी पर परिणामी परिणामी तीव्रता के लिए बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता के लिए क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में, ठीक है, घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक जो है, ऊर्ध्वाधर घटक निरस्त हो जाते हैं तथा क्षैतिज घटक समान दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने की वजह से जुड़ जाएंगे, तो वो तो निरस्त हो जाएगा। तब भैया पी पर परिणामी तीव्रता क्या आएगी, तब पी पर परिणामी तीव्रता, अब परिणामी तीव्रता आ जाएगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 दोनों सेम है बेटा, E1 E2 दोनों कैसे हैं, बिल्कुल सेम है, तो इनको हम डबल कर सकते हैं, क्योंकि E1 E2 सेम है, cos थीटा, इनको हम डबल कर सकते हैं, डबल E1 cos थीटा, क्योंकि आप कह सकते हैं E1 और E2 दोनों बराबर हैं, इस वजह से मैंने दोनों को जोड़ करके डबल कर दिया। अब बस मेरे को इनको करना है सॉल्व, यानी कि E बराबर यह आ जाएगा 2 इंटू, और E1 का वैल्यू ये रहा 1/4πε0 एंड Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम, अब हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अपन यहाँ पर ये थीटा लगा हुआ है हमारे लिए, थीटा एंगल, तो cos थीटा बराबर देखना कितना हो जाएगा, cos थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार का काम कौन कर रहा है बेटा, L, इस थीटा के लिए आधार का काम कर रहा है L, और कर्ण के लिए आपके पास यही अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर, इन्हें यहाँ पर cos थीटा की जगह पर हम यूज कर सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट का मतलब होता है हाफ पावर, इस पर रूट लगा हुआ है हाफ पावर, और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक पावर, आधी और एक मिलकर के हो जाएगी 1.5 पावर, कितनी हो जाएगी 1.5, और 2 पहुंच जाएगा इसके पास, क्यू इंटू 2l अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, 1.5 का मतलब 3 का आधा 3/2, ठीक है। फिर से वही बात कि आर इज मच ग्रेटर देन एल, देन आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, तो अपन फिर से वही एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ दीजिए भैया एल स्क्वायर को, ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पर साथ ही साथ क्यू इंटू 2l तो आपके लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता ही है, पी अपॉन आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा और आपके लिए ई निरक्षीय आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी अपॉन क्या बचेगा आर क्यूब, ये निरक्षीय स्थिति में आ गया। अच्छा, परिणामी दिशा किधर होगी इसकी, ये तो परिमाण आ गया इसका, परिणामी दिशा, परिणामी दिशा देखिए आप, दिख रही है आपको, इस तरफ है, वैसे तो कहेंगे नहीं इस तरफ है, यानी प्लस क्यूब से माइनस क्यूब की, प्लस क्यूब से माइनस क्यूब की ओर, परिणामी दिशा जो होगी वो प्लस क्यूब से माइनस क्यूब की ओर होगी, ठीक है बेटा। तो ये रहा आपके सामने दो टॉपिक हुए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं जो कि कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम केवल इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ही ले रहे हैं, बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। देखो शॉर्ट में समझ लो, इम्प्रूवमेंट में आपके 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, रीजन आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट होना, क्योंकि सिर्फ एक सब्जेक्ट में आप लोगों को मेहनत करनी है। जो आपने मेन एग्जाम दिया था उसके अंदर आपके पास में 5 सब्जेक्ट हो गए थे, जिस वजह से आपके ऊपर प्रेशर हो गया, जिस वजह से आप फिजिक्स के अंदर आपकी कंपार्टमेंट लगी या फिर मार्क्स कम आए, जिसकी वजह से आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से देना है, 90 प्लस की हमें तैयारी करनी है, एक एक थ्योरी अच्छे से पढ़नी है और न्यूमेरिकल भी बड़े ध्यान से लगाने हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर के अंदर आते रहे हैं, ज्यादातर जिस बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर उठाने वाला हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, केवल वही जो कि बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। बस चाहिए क्या, आपको स्ट्रेटजी बनानी है, रेगुलरिटी बनानी है, कंटिन्यूटी बनानी है, और आपको लगातार तैयारी करनी है बोर्ड के इस री एग्जाम के लिए, ठीक है ना। कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ेंगे आप लोग बिल्कुल भी, बाकी जिम्मेदारी हमारी आपके लिए, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आप लोगों के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देन इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोनों स्थितियों में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करी, ठीक है। दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो गई। अब आता है इसके बाद में अगला टॉपिक, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है। क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। ये भी अपने आप में इंपोर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। ठीक है ना, तो देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये रहा वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन, ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, और इसके अंदर थीटा डिग्री पर झुका हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यूब और माइनस क्यूब आवेश के कारण, सॉरी प्लस क्यूब और माइनस क्यूब आवेश इस पर स्थित है, और इनके बीच की दूरी जो है वो 2l है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का नाम ए भी आप रख सकते हैं, ए भी, ठीक है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ ही होगी, और जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उस तरफ ही लगेगा बल, इस पर लगने वाला बल होता है F बराबर क्यू ई, F बराबर
क्यू ई। सेम इस डायरेक्शन में भी एक बल लगेगा, F बराबर क्यू ई। जैसे ही इस पे बल लगेगा, जब बलों का जब युग्म कार्य करता है, इसी को हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से आप लोग समझ सकते हैं इसे। ये ए बी हो गया, इस पॉइंट को आप कोई सी नाम दे सकते हैं। फिर से भाई, ये माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिस पर प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश स्थित है, प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है, तब प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई। यहाँ पर प्लस क्यू व माइनस क्यू दोनों पर कह सकते हैं आप। तब प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू ई। बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट होंगी बस। ठीक है ना। तब वैद्युत द्विध्रुव पर, तब वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, बल युग्म आघूर्ण ताऊ से हम इसे नोट कर देते हैं, और ये होता है बेटा बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है ना, टॉर्क होता था ना, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, यानी बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता था वही टॉर्क होता था। टॉर्क के अंदर आप देखते थे डिस्टेंस जितनी ज्यादा होती थी तो कम फोर्स में भी काम चलता था। 11th में आप पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है ना। बल कितना काम कर रहा है, F। लंबवत दूरी की हम बात करेंगे तो ये लंबवत दूरी है दोनों के बीच की, ये 2L है। ये मान लीजिए थीटा एंगल पर झुका हुआ रखा है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। अगर हमें लंब वाली भुजा चाहिए, ये कर्ण हमारे पास है, तो हमें साइन थीटा का यूज करना पड़ता है। इसका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। हमें लंब की वैल्यू चाहिए, लंब मतलब कि BC का वैल्यू हमें चाहिए, लंबवत दूरी। और कर्ण हमारे पास है AB, कर्ण AB मतलब कि हमारे पास है 2L, BC अपॉन 2L। यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा, 2L इधर आ जाएगा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। BC यानी लंबवत दूरी आ गई हमारे पास में कितनी, BC पहले लिख दो एक बार। बल कितना लग रहा है, QE, और BC का वैल्यू कितना निकाला हमने अभी अभी, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। 2L को यहाँ शिफ्ट कर देंगे Q के पास, एंड E साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है, Q इंटू 2L। करेंगे भैया, P यहाँ पर हम नोट कर देंगे, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। ये हमारे पास में आ गया इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, इसमें कुछ विशेष स्थितियों की हम बात करते हैं, कुछ कंडीशंस की हम लोग बात करते हैं। तो पहली कंडीशन की मैं कहूंगा कि जब थीटा 0 हो जाए, थीटा 0 हो जाने का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के ही समांतर रखा है। समांतर रखे होने पर थीटा यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो ताऊ बराबर आ जाएगा PE साइन 0। साइन 0 आप जानते हैं, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इट मींस टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। इस समय ये समांतर रखा होगा तो इसके ऊपर कोई भी टॉर्क काम नहीं करेगा। नेक्स्ट दूसरे कंडीशन में अपन मान लेते हैं, जब थीटा बराबर 90 हो जाए, 90 का मतलब कितना, बिल्कुल एकदम ये 90 डिग्री यानी लंबवत हो जाए, तो थीटा आप यहाँ पर 90 पुट कर देंगे तो टाउ बराबर आ जाएगा PE साइन 90। तो साइन 90 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको साइन की, तो इस टॉर्क की भी आपको कैसी वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम। जब आपसे मैक्सिमम टॉर्क पूछा जाए तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, PE फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये बात रही आपके सामने वैद्युत द्विध्रुव कर आघूर्ण की, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की ये बात हमने आपसे करी था। ठीक है ना, ये भी अपने आप में अच्छा टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब बेटा प्रॉपर छोटे छोटे आप नोट्स बना सकते हैं इनके। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे इनकी बार 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 बार। इसके बाद में एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आऊंगा मैं,
इसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, और न्यूमेरिकल ज्यादातर जिस बेस पर बनते हैं उसी बेस पर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को लेकर के आएंगे आपके सामने। ठीक है, कोई ज्यादा हमें ऐसे नहीं कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करने, ज्यादातर जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसी टाइप के। ठीक है, अब बात थोड़ी सी और आगे बढ़ा देते हैं बेटा, और बात बढ़ते हुए बात पहुंच जाती है आगे वैद्युत फ्लक्स पर। ठीक है, ठीक है ना। चलिए अब लिखते हैं हेडिंग वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स से पहले मैं बात कर लेता हूं एक बार आपसे क्षेत्रफल सदिश की, इसकी बात कर लेते पहले। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, यानी कि इसको हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या है बेटा, जहां सदिश नाम आ गया मतलब वहां दो चीजें हैं, परिणाम है, परिमाण यानी कि, और दूसरा है उसमें दिशा। ठीक है, क्षेत्रफल सदिश की मैं बात करूंगा, आपके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड का अगर मैं क्षेत्रफल सदिश की बात करूंगा तो उसके अंदर पहले नंबर एक परिमाण होगा और दूसरा इसके अंदर दिशा होगी। तो परिमाण तो इस बोर्ड का जो एरिया है, जिसके एरिया का वैल्यू है वो इसका परिमाण हो जाएगा, वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। रही बात डायरेक्शन की, ठीक है ना, रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमेशा जिस भी पृष्ठ के लिए आप क्षेत्रफल सदिश निकाल रहे हैं, जिस भी सदिश के लिए आप निकाल रहे हैं क्षेत्रफल सदिश, जिसके भी लिए निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत जो दिशा होगी वो उसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा होगी। ठीक है ना, तो किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल उसका परिमाण होता है तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस पृष्ठ के क्या होती है, लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है, एक सेकंड जरा, बच्चा है काफी परेशान लग रहा है, बाद में करता हूँ मैं बात इससे, कोई नहीं, आप टॉपिक पे ध्यान देंगे। क्षेत्रफल सदिश के अंदर एक परिमाण होगा और एक होगी उसकी दिशा। दिशा के लिए हम कैप पहना देते हैं वेक्टर को, कैप पहना करके अपन जो है शो कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश की बात। इसके बाद में बात आती है घन कोण की, इसकी बात आती है घन कोण, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, छोटा समझ लेते हैं, ज्यादा हमें ज्यादा इतना डीप नहीं जाना है। जैसे कि देखिए कोई गोला है और इस गोले की त्रिज्या r है, इस गोले के द्वारा इसके कोई छोटा सा एक पृष्ठ अगर हम ले लें, यहाँ पर ऐसे छोटा सा पृष्ठ, और इस पृष्ठ के कारण जो भी इसका एरिया है dA, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो इस छोटे से पृष्ठ के कारण केंद्र पर बना कोण ही हमारे लिए क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। ठीक है ना, घन कोण बराबर इस तरीके से होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है सिंपली 4 पाई। मात्रक की अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, मात्रक क्या होता है इसका, स्टेरेडियन। ठीक है ना, किसी भी गोले के पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर निर्मित कोण घन कोण कहलाता है, जिसका मान 4 पाई होता है। ठीक है ना, इसके बाद में बात आती है बेटा वैद्युत फ्लक्स की, इसकी बात आती है वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अब हम लोग जो है बात करेंगे। इसके बाद में क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे देखिए कोई भी पृष्ठ है, कोई भी एक पृष्ठ है जो कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, कहां पर स्थित है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ से होकर निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से
संबद्ध चुंबकीय सॉरी वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, ये देसी परिभाषा है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से निर्गत वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, इसे हम फाई से नोट करते हैं बेटा, फाई से नोट करते हैं, फाई से मतलब कोई भी पृष्ठ है आपके पास में, इससे जितनी बल रेखाएं गुजर रही होंगी 100 गुजर रही हैं तो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 100 है। अगर इस पे 1000 निकल रही है तो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 1000 है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को दिखाती हैं। वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई है। अब ये पृष्ठ है आपके सामने, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश हमेशा इसके क्या होगा, लंबवत, पृष्ठ के लंबवत। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में कोई थीटा एंगल बनाते हुए रखा है, जिसमें कि क्षेत्रफल सदिश के बीच में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में थीटा एंगल है। तब इसकी हम गणितीय अगर परिभाषा दें तो वो कुछ इस तरीके से है, फाई बराबर ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए। यानी बी, ई क्या है हमारे लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी ए क्या है हमारे पास में, क्षेत्रफल सदिश। तो हम कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, क्षेत्रफल सदिश हो गया, और इनके बीच में हो रहा है डॉट प्रोडक्ट। क्या होगा दोनों के बीच में, डॉट प्रोडक्ट, तो इसको बोलते हैं अदिश गुणनफल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, है ना। छोटी छोटी बात है इसके बारे में, यह है अदिश राशि है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक अदिश ला करके देता है, ये अदिश राशि है। मात्रक की अगर बात करें तो इसका मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन कूलम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। अगर हम बात करें इसके विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र बल का होता है एम एल टी माइनस टू, आवेश का होता था ए टी, और क्षेत्रफल का होता है एल टू। ठीक है, कितना हो जाएगा, एम एल, एल पे 2 और एल पे 1, एल पे 3 हो जाएंगी, टी पे -2 ऑलरेडी है, -2, 1 नीचे ऊपर आएगी, -1 हो जाएगी तो -3, और ए पर -1, ये इसका विमीय सूत्र होता है। ठीक है, ये इसका क्या है, विमीय सूत्र है। तो ये हमने पढ़ा इसके अंदर। ठीक है ना, चैप्टर के लिए एक लास्ट वीडियो और मैं लेकर के आऊंगा कल, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो, उसके अंदर आपकी थ्योरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम 2 वीडियोस न्यूमेरिकल के लेकर के आएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी वीडियोस लेकर के आएंगे, जिसमें आपका सिलेबस टाइमली कवर भी हो जाए और तैयारी भी अच्छे से हो जाए। पेपर जो होगा बेटा वो जुलाई के आसपास में होगा, टेंशन नहीं लेना है, आराम से हम लोग जो है 20 जून तक, 20 या 25 जून तक आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे आपको। ठीक है ना, वन शॉट की वीडियोस लेकर के आएंगे, अभी छोटे छोटे वीडियोस हैं, कोई नहीं, वन शॉट का एक एक वीडियो बनाएंगे, एक एक चैप्टर का, और फटाक से खींच देंगे सबको। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे, कोई भी दिक्कत होगी उसके लिए कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से।